अगला पार्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम यूनिट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म जो भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो उसका कन्वर्जन होता है सो एज टू शो द एक्टिविटी। एक्टिविटी दिखाने के लिए, एक्टिविटी शो करने के लिए उसका कन्वर्जन होता है, या फिर उसको बॉडी में से एक्सक्रीट करने के लिए भी उसका मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। तो क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो कि बॉडी के अंदर ड्रग सब्सटेंसेस को इजीली एक्सट्रैक्टेबल एंड नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी जब भी हम ड्रग्स को लेते हैं फॉर द एनी पर्पस, किसी चीज के लिए, जैसे कि बीमारी के लिए या मेडिकेशन या प्रोफाइलैक्सिस, तो उस ड्रग को प्रोसीड होना होता है एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। उससे वो प्रोसीड होंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में से ड्रग सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। जो ड्रग सब्सटेंस हमने लिया है उसको कन्वर्ट करते हैं इजीली एक्सट्रैक्टेबल, यानी इजीली एक्सक्रीट किया जाए, या फिर उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, यानी बॉडी में अगर रुकता भी है तो वो किसी भी तरह से बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट नहीं बताना चाहिए, ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि आपके ड्रग सब्सटेंस को कन्वर्ट करे एक्सट्रैक्टेबल या नॉन टॉक्सिक। मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। जो भी फॉरेन बॉडी हम लेते हैं फॉर द डिसीज क्यूर पर्पस, यानी कोई बीमारी के ठीक होने के लिए जो भी ड्रग्स हम लेते हैं या फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि ये है केमिकल मॉइटी है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या हम जब घूमते हैं एरिया में तो हम इनहेल करते हैं बहुत सारी चीजें, तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस को भी इलिमिनेट करती है बॉडी। तो इलिमिनेशन करने से पहले इनको कन्वर्ट किया जाता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, तो उसके लिए वो इलिमिनेशन इजीली हो जाता है। यानी जब तक बॉडी में तब तक भी वो बॉडी को हार्म नहीं करेगा, और जैसे ही बॉडी से बाहर चला जाए तो वो इजीली जाएगा अगर हम उसको मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बॉडी से बाहर ड्रग और फॉरेन सब्सटेंस को निकाल। लिवर इज द प्राइमरी, यानी लिवर में ही मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म होता है। तकरीबन सभी ड्रग का मेटाबॉलिज्म लिवर में ही प्रोसीड होता है। सेवरल ऐसे बहुत सारे आइसोफॉर्म, जैसे कि CYP450 यानी साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम इन फेज 1। दो टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, फेज 1 और फेज 2, वो हम आगे देखेंगे। तो फेज 1 में जो है CYP एंजाइम्स यानी साइटोक्रोम एंजाइम का जो ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एंजाइम के बगैर तो हमारा प्रोसीडिंग नहीं होगा मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके बगैर ये प्रोसीड नहीं होगा। तो फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म होते हैं फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में जो है कन्वर्ट्स अ पैरेंट ड्रग, जो भी ड्रग हमने लिया है, टू मोर पोलर मेटाबॉलिज्म, यानी अगर वो न्यूट्रल ड्रग है तो उसको मोर पोलर किया जाता है, कम पोलर है तो ज्यादा पोलर। बाय इंसर्टिंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप, उसको क्या किया जाता है, पोलर फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो उसमें ऐड होता है ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि OH ग्रुप ऐड होता है, COH ग्रुप ऐड होता है, SH ग्रुप, NH2 ग्रुप एक्सेट्रा। ग्रुप्स ऐड होंगे तो वो पोलर होगा। पोलर किस लिए होगा, ताकि उसका इजीली वो बॉडी में जा सके या एक्सक्रीशन के लिए इजीली अवेलेबल हो सके। The reaction of phase 1 involves oxidation, reduction and hydrolysis. Phase 1 में तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन जो है, लार्ज नंबर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस और जीनोबायोटिक्स जो कि फॉरेन सब्सटेंस हम उसे लेना नहीं चाहते बट हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उसे जीनोबायोटिक्स कहते हैं। जैसे कि केमिकल्स है बहुत सारे जो कि ड्यूरिंग जो भी हम घूमते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं या अननेसेसरी एयर के कांटेक्ट में या धूल में हम जाते हैं तो वो हमारे बॉडी में चल जाते हैं, इसको हम फॉरेन सब्सटेंसेस कहते हैं।
ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि ड्रग बोलकर हमने नहीं लिए बट जाने अनजाने में हमारे बॉडी के अंदर चले गए, तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस को जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। तो ड्रग सब्सटेंसेस या जीनोबायोटिक्स अंडरगो मेटाबॉलिज्म बाय ऑक्सीडेशन, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन होता है। These includes alcohol, aldehydes, olefins, amines, aromatic compound, etc. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल लिया है या एज ए जीनोबायोटिक्स अगर अंदर चले गए, तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एसिड। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है और करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होता है। इट इज कैटालाइज्ड बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ओके, C2H5OH दैट इज इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। इथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन एसिटिक एसिड में होता है बाय द एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। दिस इज द ऑक्सीडेशन, ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। aldehyde undergoes oxidation to form a corresponding acid। जैसे कि आपको पता है, हमने अल्कोहल के चैप्टर में भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू अल्डिहाइड और कीटोन, देन इट कन्वर्टेड टू द फाइनल एसिड। बट यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल का डायरेक्टली एसिड में कन्वर्जन होता है और अल्डिहाइड का भी एसिड में कन्वर्जन। जैसे कि एल्डिहाइड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। डेफिनेटली हमने रिएक्शंस में देखा है कि अल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन अगर करते हैं तो एसिड होता है और अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन फाइनल एसिड में होगा बट वाया अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स यानी अल्कीन्स का undergo oxidation to form corresponding epoxide. Alkenes are undergo oxidation to form epoxide. The epoxide may further undergo enzymatic hydration to form trans 1,2 dioxyhydroxides. देखते हैं क्या है एग्जांपल। Carbamazepine undergoes oxidation to form carbamazepine 10-11 epoxide। जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है 10 और 11 ग्रुप में, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये इपॉक्साइड बन गया। ओके, कार्बामेज़ेपिन 10-11 इपॉक्साइड which on enzymatic hydration forms trans 10-11 dihydroxy carbamazepine। यहाँ पर क्या होगा, इसका वापस अगर हम हाइड्रेशन करते हैं तो 10-11 डाइहाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया इसको। ओके, H यहाँ पर वो है और हमें क्या चाहिए, दो यानी H2O2 चाहिए, हमने ऐड किया H2, H इधर जाएगा और OH इधर साइड पे ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि ब्लू कलर से बताइए कि H और दो इधर OH। कार्बामेज़ेपिन 10-11 डाइहाइड्रोक्सी कार्बामेज़ेपिन में इसका कन्वर्जन, यानी पहले ऑक्सीडेशन प्रोसीड होगा उसके बाद हाइड्रेशन और फॉर्म्स द ट्रांस 10-11 डाइहाइड्रोक्सी कार्बामेज़ेपिन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द phase 1 reaction, that is oxidation। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग का जब ऑक्सीडेशन होगा मेटाबॉलिज्म में तो इसके अंदर भी इपॉक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म होगा व्हिच रीअरेंज टू फॉर्म एरिनॉल, यानी आपका फिनोलिक स्ट्रक्चर से बन जाएगा। एरिनॉल इसलिए कि उसके ऊपर एक अल्किल ग्रुप रहता है, अरिन्स है तो एरिनॉल, यानी अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये फिनोल। ओके, तो अरिन्स जो है एरोमेटिक रिंग को ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड है तो इपॉक्साइड फॉर्म होगा अरिन ऑक्साइड, और उसको फर्दर फिर वो रीअरेंज होगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा फिर इधर का एक हाइड्रोजन इधर आएगा और ये फॉर्म होगा आपका अरिन। फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल undergoes metabolism by oxidation to form hydroxyphenobarbital। क्या होता है, ये है आपका फिनोबार्बिटल जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी में आता है। इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसने बनाया हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटल, ये एरोमेटिक रिंग विल प्रोसीड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एटम अल्फा टू द कार्बोनिल कार्बन, कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटल। अल्फा कार्बन जो रहेगा कार्बन में उसका कार्बोनिल ग्रुप में उसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे कि डायजेपाम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट थर्ड पोजीशन टू फॉर्म 3 हाइड्रोक्सी डायजेपाम। डायजेपाम का देखिए, ये डायजेपाम का स्ट्रक्चर है, इसका नंबरिंग इस तरह से n को 1 2 3 4। अभी कार्बोनिल कार्बन के लिए ये अल्फा है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन टू कार्बोनिल, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी, ये जब ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड होगा तो थर्ड नंबर पर आपका OH ग्रुप। दिस इज द डायजेपाम का कन्वर्जन 3 हाइड्रोक्सी डायजेपाम। तो इसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज, इंक्रीज, इनएक्टिव या एक्टिव इस तरह से होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया तो एक्टिविटी बता भी सकता है, एक्टिविटी इनएक्टिव यानी आपके रिसेप्टर पर ये ग्रुप अटैच होता है यानी इस हिसाब से उसका एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन। उसके बाद जो है रिडक्शन रिएक्शंस, लार्ज ड्रग सब्सटेंसेस कंटेनिंग अल्डिहाइड, नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स अंडरगो मेटाबॉलिज्म बाय रिडक्शन। जैसे कि हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखे जो कि ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रोसीड होते हैं। ओके, अब जो हम देख रहे हैं रिडक्शन से कौन से ड्रग्स मेटाबॉलिज्म प्रोसीड होते हैं। ओके, तो इसके लिए reduction of aldehydes and ketones undergoes reduction by enzymes called aldoketo reductase। aldoketo reductase के द्वारा होता है reduction by reduction of chloral, a sedative hypnotic drug undergoes reduction to form trichloroethane। क्लोराल जो है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, इसके अंदर जो अल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है CO, ये रिडक्शन के लिए जाता है यानी CO का CH2 में कन्वर्जन होता है, that is converted to trichloroethane। Reduction of nitro compound, various aromatic nitro drugs undergo enzymatic reduction to the corresponding aromatic compounds। जो aromatic nitro drugs होते हैं, जिस ड्रग्स में aromatic nitro ग्रुप होता है, वो भी enzymatic reduction जाते हैं। अब NO2 का कन्वर्जन NH2 में होता है, जैसे नाइट्राजेपाम एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड टू 7 अमीनो मेटाबोलाइट। इसका NO2 का कन्वर्जन NH2 में हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस, ड्रग्स कंटेनिंग ईस्टर एंड अमाइड फंक्शनल ग्रुप अंडरगोस मेटाबॉलिज्म बाय हाइड्रोलिसिस। जो भी ड्रग्स है ईस्टर और अमाइड फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है, इसका मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलिसिस के द्वारा। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, ये सब हमने पिछले इसमें देखे। तो अब जो ईस्टर और अमाइड फंक्शनल ग्रुप अगर है आपके ड्रग में, तो उसका मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलिसिस के द्वारा। कैसे? एस्पिरिन अंडरगोस मेटाबॉलिज्म बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, जैसे एस्पिरिन है, इसका कन्वर्जन आप ये ईस्टर ग्रुप CO ईस्टर है, इसका कन्वर्जन होगा सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड दोनों भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स है या दोनों भी एक्शन करते हैं। एंजाइम जो है ईस्टरेज है, ईस्टरेज का कन्वर्जन, ईस्टर ग्रुप का कन्वर्जन हो गया था अल्कोहल ग्रुप। अब जो है फेज 2, ये जो सब हमने रिएक्शन थे ये सब फेज 1 की रिएक्शंस। अब है फेज 2 रिएक्शन। In phase 2, the metabolites formed in the phase 1 are converted to more polar and water-soluble product by attaching polar and ionizable molecules such as glucuronic acid, sulfate, glycine and butane। फेज 2 में क्या होता है? फेज 1 में जो कन्वर्टेड टू मोर पोलर और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं, पोलर एंड आयनाइजेबल, जैसे कि ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, द रिजल्टिंग इनमें कॉन्जुगेशन फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन अगर होता है तो उसके बाद उसका कॉन्जुगेशन फॉर्म होता है, और कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट्स आर रिलेटिवली वाटर सोल्यूबल, रेडिली एक्सक्रीटेड। वहां पर क्या मोर पोलर बनाया गया, अब यहाँ पर वाटर सोल्यूबल बनाया जाएगा उसका। जैसे कि ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अगर कॉन्जुगेट होता है तो कंजुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड एक कॉमन है, सभी के साथ ग्लूकुरोनिक एसिड मैक्सिमम ड्रग्स के साथ कंजुगेट फॉर्म करते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड इज यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड। यूडीपी मींस यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन। Phenolic and alcoholic hydroxy are the most common functional groups undergoing glucuronidation in a drug metabolism। जैसे कि अल्कोहल एंड यूडीपी, ये दोनों का रिएक्शन होता है। आपका अल्कोहल ड्रग है प्लस यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड इसमें ऐड हो गया एक कॉन्जुगेशन फॉर्म के लिए।
तो RO ग्लूकुरोनिक ईथर मॉइटी बन जाएगा और UDP अलग निकल जाएगा। ये UDP वापस ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अटैच होकर वापस यहाँ पर रीयूज हो। उसी तरह से फिनॉल अगर आपके ड्रग में है तो फिनॉल का भी UDP ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अटैचमेंट होगा और UDP ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेंस, ओके, और इसका फॉर्म होगा जो फिनॉक्साइड आयन उसको ग्लूकुरोनाइड। Drugs like morphine, acetaminophen, chloramphenicol, and propranolol undergoes metabolism by glucuronidation. ग्लूकोरोनिक एसिड का कॉन्जुगेशन फॉर्म होकर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ड्रग्स इंक्लूड है मॉर्फिन, acetaminophen means paracetamol, chloramphenicol and propranolol, that is anti-hypertensive. अगला जो कॉन्जुगेशन है वो है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का किस तरह से फॉर्मेशन होता है देखिए, मेनी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स अ कॉन्जुगेट विद ग्लाइसिन। जितने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कॉन्जुगेट फॉर्म करते हैं ग्लाइसिन के साथ। बेंजोइक एसिड कॉन्जुगेट विद ग्लाइसिन टू फॉर्म पिप्यूरिक एसिड व्हिच इज वेल नोन मेटाबॉलिक रिएक्शन। बेंजोइक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो लीवर में फेज 2 रिएक्शन के अंदर उसका ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेशन होगा। ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड, तो ग्लाइसिन के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तो इसका फॉर्मेशन होगा पिप्यूरिक एसिड जो कि मोर वाटर सोल्यूबल है और इजीली ये एक्सक्रीट कर। बेंजोइक एसिड जो कि हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड है, ग्लाइसिन के साथ होगा तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली एडिशन, इसके ग्लाइसिन के साथ होने के बाद सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा जो कि सैलिसिलिक एसिड इजीली एक्सक्रीटेबल। उसके बाद का नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है ग्लूटामाइन। Glutamine conjugation occurs mainly with phenyl acetic acid to form phenyl acetyl glutamine. Acid to form phenyl acetyl glutamine. Phenyl acetic acid, glutamic acid. Glutamine का glutamic acid के साथ रिएक्शन होगा और फॉर्म होगा ग्लूटामाइन कॉन्जुगेट। तो ये इजीली एक्सक्रीट। नेक्स्ट ग्लूटाथायोन, ये भी एक कॉन्जुगेट है जो कि वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स में यूज किया जाता है जैसे कि एल्किल, अरील हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, अल्केन्स। ये कॉन्जुगेट होता है विद सिस्टीन ऑफ ग्लूटाथ, सिस्टीन ऑफ ग्लूटाथ। एसिटिक एसिड के साथ भी होता है जैसे कि एसिटाइल को इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड दैट टेक्स पार्ट इन अ कॉन्जुगेशन रिएक्शन। एसिटाइल को तो बॉडी में बहुत सारी जगह पर है। एसिटाइल को इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड that takes part in a conjugation। जो एसिटिक एसिड है वो आपके प्राइमरी अमाइनो ग्रुप सच एज सल्फोनामाइड, हाइड्राजाइड, हाइड्राजीन, ये सब का मेटाबॉलिज्म एसिटिक एसिड यानी एसाइलेशन रिएक्शन के साथ होगा जो कि कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन फॉर्म करेंगे एसिटिक एसिड के साथ। अगला अब इसके कुछ एग्जांपल्स, आइसोनियाजाइड अंडरगोज एन एसिटाइलेशन यानी नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन होगा तो एन एसिटिक आइसोनियाजाइड बन जाएगा। वहीं सल्फानिलामाइड का एन एसिटाइलेशन तो यहाँ पर NH जो है सल्फोनामाइड ग्रुप में एसिटोएनएच2 यहाँ पर आपका एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये सब हमने जो देखा फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म था। अब जो हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ओके, इसमें है एज, फिर सेक्शुअल डिफरेंसेस, ये सब आते हैं जैसे कि एज है, जेंडर है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले देखेंगे एज डिफरेंस। एज रिलेटेड डिफरेंसेस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म इज क्वाइट अपीरेंट इन द न्यूबॉर्न। In newborn babies, deficiency of oxidative and conjugative enzymes are responsible for reduced metabolic capacity। जो नए बेबी है, जो बेबी पैदा हुए हैं या छोटे बेबीज हैं, तो उनके अंदर ऑक्सीडेटिव और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं, तो वहां पर उनका मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी बहुत कम होता है। इसलिए उनको सिर्फ माँ के दूध पे रखा जाता है 6 महीने, क्योंकि उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है, लीवर वो हो रहा होता है। तो उसी बीच ऑक्सीडेटिव यानी साइटोक्रोम P450 मेटाबॉलिज्म ऑफ टोलब्यूटामाइन अपीयर्स टू बी लो इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में बहुत कम होता है, इसलिए वो ज्यादा ड्रग भी नहीं दे पाते क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं। The ability of infant to conjugate chloramphenicol with glucuronic acid appears to be responsible for gray baby syndrome। अगर बेबी को क्लोराम्फेनिकॉल दिया जाता है तो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ उसका अपीयर्स
कंजुगेशन फॉर्म होता है, क्योंकि वो तो कम है, तो इस वजह से क्या होता है क्लोरामफेनिकल अंदर रह जाता है, और वो ग्रे बेबी सिंड्रोम में उसका हमें इफेक्ट दिखता है। जो डिसीज है, बच्चों को जो डिसीज है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम में रिजल्ट। Species and strain differences. The metabolism of many drugs and xenobiotics are often species different. Metabolism of amphetamine occurs by two different paths: oxidative deamination or aromatic hydroxylation. In human, guinea pig and rabbit deamination appears to be predominant path. Human में guinea pig और rabbit में deamination appears to predominant path. अब देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ एम्फेटामाइन का दो अलग अलग पाथवेज होते हैं, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन और एरोमेटिक हाइड्रोलाइजेशन। ह्यूमंस में, गिनिया पिग और रैबिट में प्रीडोमिनेंट पाथवे कौन सा है? डीएमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव। तो रैट में जो है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन अपीयर्स, इन हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म, इसका एम्फेटामाइन। यानी अगर रैट देखेंगे तो वहां पर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि स्पेसीज चेंज। जैसे कि यहाँ पर एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन और रैबिट में ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है, फिनाइल एसिटिल बन जाएगा, और रैट में वही हाइड्रोक्सिल एम्फेटामिन बन जाएगा, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्पीशीज की वजह से चेंजेस होते हैं, क्योंकि स्पीशीज वाइज अपने मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स में चेंज होते हैं। हेरेडिटी और जेनेटिक डिफरेंसेस. Marked difference in the metabolism of several drugs in human occurs due to genetic factors. जेनेटिक की वजह से किसी किसी को ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होती। जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन चेंज होता है, जैसे कि फेनेटाइन, फेनाइल ब्यूटाजोल, नॉरट्रिप्टोलाइन एक्सेट्रा। इसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम ज्यादा होता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी कुछ लोगों में ज्यादा दिखती है और कुछ लोग उसकी एक्टिविटी ही नहीं देख पाते। यानी डिसीज को ड्रग दिया है, जैसे फेनेटाइन दिया तो उनको कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, या फिर इतना ज्यादा एक्टिविटी बताता है कि उनको रिएक्शन दिखते हैं, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिज्म। ये होता है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दीस ड्रग्स varies widely among different इन ड्रग्स का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो हर किसी में अलग अलग होता है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेंडर डिफरेंसेस. द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग also varies due to gender differences in males. Adult male rat metabolize several drugs at much faster rate than female. यानी फीमेल रैट में मेटाबॉलिज्म का रेट कम होता है एज कंपेयर टू मेल। बहुत सारे ड्रग्स, ईयर डीमिथाइलेशन ऑफ अमाइनोपायरिन, ऑक्सीडेशन ऑफ हेक्सोबार्बिटल, ग्लूकोरोनेशन ऑफ ऑर्थोअमाइनोफिनोल, दीस आर द एग्जांपल। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि फीमेल रैट में ज्यादा बताते हैं, मेल रैट में कम बताते हैं, ऐसे भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्रग मोइटी एंड द इंडिविजुअल। एंजाइम इंडक्शन. कुछ ड्रग्स की वजह से एंजाइम का इंडक्शन होता है। The activity of hepatic enzymes such as cytochrome P450 can be increased by exposure to diverse drugs or pesticides. जैसे कि अगर हम एक ड्रग ले रहे हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाए, या फिर ऐसी ड्रग की वजह से इसको बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। यानी उस ड्रग का काम नहीं है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में वो मेटाबॉलिज्म में नहीं आ रहा है, बट उसकी वजह से अदर एंजाइम्स यानी ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स का रेट बढ़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है, जबकि उसका एक्सपोजर डाइवर्स ड्रग्स या पेस्टिसाइड्स। The process by which the activity of these drugs metabolizing enzyme is increased is termed as enzyme exhaustion. अदर ड्रग की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी अगर बढ़ती है, एक और ड्रग की वजह से एंजाइम की, तो उसे एंजाइम इंडक्शन। फिनोबार्बिटल कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्टिसोल, विटामिन डी इन। फिनोबार्बिटल की वजह से कोर्टिसोल और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। दिस इज द साइड इफेक्ट, बट किसकी वजह से हो रहा है ये साइड इफेक्ट? बिकॉज ऑफ एंजाइम इंडक्शन। Phenobarbital induces the glucuronil transferase enzyme, thereby enhances the conjugation with glucuronic acid. Phenobarbital क्या करता है? ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम को एनहांस करता है, जिसकी वजह से conjugation with glucuronic acid बढ़ता है, और ये प्रोसेस। Other chemicals such as polycyclic aromatic hydrocarbons and pesticides जो होते हैं may induce certain oxidative pathway, thereby alter the drug response. इसकी वजह से क्या होता है, जब ऑर्डर मॉइटी है तो हमें जो ड्रग का रिस्पॉन्स दिखना चाहिए वो ज्यादा दिखता है,
क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा या कम दिखता है कि उसका अगर मेटाबॉलिट एक्टिव है तो उसकी वजह से हमें एक्टिव मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इनहिबिशन, जिस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ सकती है उसी तरह एंजाइम की एक्टिविटी कम भी हो सकती है। ओके, several drugs and food material can inhibit the drug metabolism. With a decreased drug metabolism, a drug often accumulated leading to prolonged duration of action and serious adverse. जैसे कि अगर हम भरपेट खाना खाएं और उसके बाद अगर हम ड्रग लेंगे तो स्लोली एक्शन होता है, क्योंकि उसके वजह से उसका जो है ज्यादा वक्त तक वो अपने बॉडी में एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट भी दिखते हैं। एंजाइम इनहिबिशंस कैन ऑकर बाय डाइवर्स मैकेनिज्म्स सच एज इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिजिंग एंजाइम। किस वजह से एंजाइम इनहिबिशन होता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम है उसका इनएक्टिवेशन होता है ड्रग या फूड की वजह से, या फिर इंटरफेरेंस हो सकता है प्रोटीन सिंथेसिस, या हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से एंजाइम का प्रॉब्लम हो सकता है। और हेपेटोटॉक्सिसिटी की वजह से एंजाइम एक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है, और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी आपके ड्रग की वजह से या फूड्स की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि फिनाइल ब्यूटाजोल इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ warfarin. Okay, this can lead to increased hemorrhage in patient on both warfarin and phenyl butazone. जो दोनों है, अगर एक पेशेंट को फिनाइल ब्यूटाजोल भी देना है warfarin, तो फिनाइल ब्यूटाजोल warfarin का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा, मेटाबॉलिज्म पूरे नहीं होता, मेटाबॉलिट्स नहीं आएंगे तो फिर प्रोटीन बाइंडिंग नहीं, एक्शन नहीं होता है। warfarin आपको एक्चुअली यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, अगर वो नहीं होगा, warfarin एक्शन नहीं बताएगा तो वो इंक्रीज हेमोरेज यानी ब्लीडिंग होती है इस तरह से। सिमिलरली द metabolism of phenytoin is inhibited by chloramphenicol isomerase. Okay? Metabolism of phenytoin is inhibited, यानी phenytoin का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होता है क्लोराम्फेनिकोल एंड आइसोमेरेज, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं तो phenytoin का एक्शन नहीं, इसीलिए stereochemical aspects. Many drugs are often administered as a racemic mix. बहुत सारे ड्रग जो है रेसिमिक मिक्सचर बोल के डाल देते हैं, तो the two enantiomer present in the racemic mixture may differ in a pharmacology. तो डेफिनेटली लीवो और डेक्स्ट्रोरोटेटरी दोनों का एक्शन अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का रिसेप्टर्स अलग अलग, या फिर एक इनएक्टिव होगा एक एक्टिव। तो जो इनएक्टिव है वो हम अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखेंगे। The individual enantiomer of racemic mixture also may be metabolized by different paths. अलग-अलग pathway के साथ भी इसका racemic mixture metabolize होता है। In dogs, the positive enantiomer, dog के अंदर positive enantiomer of cytotoxic glutathione is hydroxylated primarily alpha to the carbonyl to yield 5-hydroxyglutathione, whereas negative enantiomer Leo enantiomer undergoes aliphatic hydroxylation of its C2 ether. क्या होता है, पॉजिटिव जो है डेक्स्ट्रो जो है वो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ओके, और 5-हाइड्रोक्सीग्लूटाथायोन बनता है, और उसी ड्रग का लियो रोटेटरी एनेंशियमर एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जाता है जो कि C2 यानी कार्बन टू इथाइल ग्रुप पर, जैसे 5-हाइड्रोक्सीग्लूटाथायोन पॉजिटिव एनेंशियमर और ग्लूटाथायोन का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव एनेंशियमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिस इज द यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी में फर्क हो सकता है। ओके, here we have completed the part of drug metabolism of unit 1, hence herewith we have completing the unit 1 of medicinal chemistry. Okay, so अगला जो है यहाँ पर हम देखेंगे